हाय दोस्त, आप कैसे हैं? नमस्कार, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। बहुत मज़ा आता है दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने में और आप भी मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए दोस्त, और अपने मंजिल को प्राप्त करने का एक नया प्लान बनाइए और अपने प्लान के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए दोस्त। और ठीक है, तो हम लोगों का चैप्टर दोस्तों है आज का। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा व्यंजन के बारे में, लेकिन स्वर और व्यंजन को हम वर्णमाला के अंतर्गत देखते हैं दोस्त। तो स्वर और व्यंजन को मिला करके वर्णमाला बना हुआ है। तो आज हम स्वर से और व्यंजन से कुछ जो पॉइंट छूट गए हैं वो हम वर्णमाला में पढ़ेंगे दोस्त। और वर्णमाला के अंतर्गत हम देखते हैं क्या कि व्याकरण में जो वर्णमाला होता है दोस्तों, वह व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, महत्वपूर्ण पाठ होता है, लेसन होता है। तो वर्णमाला में के बारे में हमने चर्चा कर दिया है आपसे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों को क्रमबद्ध लिखने की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों की क्रमबद्धता को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं दोस्त, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन से बन करके, स्वर और प्लस व्यंजन से मिल करके हमारा वर्णमाला बना है। ठीक, तो हम पहले चर्चा करेंगे दोस्तों कि स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ध्यान दें कि स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप जानते हैं कि सारे विषयों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, वो मैंने पहले वीडियो में चर्चा हमने कर दिया था दोस्त। तो जो संस्कृत से हुई है, तो जो संस्कृत का व्याकरण है उसी व्याकरण से हिंदी का ही व्याकरण बना हुआ है। आप जानते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत हिंदी की क्या है, हिंदी संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। जैसे इसका क्रम देखिए दोस्त, मैं क्रम बता चुका हूँ लेकिन फिर देख लीजिए। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद तब हिंदी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हिंदी का उदय तब हुआ। पहले संस्कृत, संस्कृत की बेटी पाली, पाली की बेटी प्राकृत, प्राकृत की बेटी अपभ्रंश और अपभ्रंश की बेटी दोस्तों जाकर के लास्ट में हिंदी। तो हिंदी जो है, संस्कृत की हिंदी क्या हुई, संस्कृत की हिंदी अर्थात जो हिंदी है वो हिंदी और संस्कृत में रिश्ता की अगर बात करें तो नानी होगी। समझ रहे हैं? जो हिंदी है, हिंदी की नानी है संस्कृत। अब चूंकि जो नानी होती हैं, नानी जननी का ही स्वरूप है दोस्त, इसलिए हम हिंदी की जननी संस्कृत कहते हैं। अब देखिए कि इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी है और इसकी बेटी है। तो जब इसकी बेटी है तो ये बेटी हो गई, इसकी बेटी है तो इसकी नानी हो गई, परनानी फिर नानी। तो कहने का मतलब है कि रिश्ते की बात हम कर दिए। तो लेकिन नहीं, नानी जो होती है वो जननी का ही स्वरूप है, माँ का ही स्वरूप है दोस्त। तो हम जो है कि हिंदी की बेटी संस्कृत, हिंदी जो है कि बेटी है संस्कृत की, अर्थात संस्कृत माँ है हिंदी की, तो वहीं से हुई है। तो व्याकरण आप जानते हैं कि सबसे पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। पाणिनि ने, पाणिनि कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो शिव की तपस्या की थी त्रिकुट पर्वत पर, और शिव जी प्रसन्न होकर के, आप जानते हैं कि भगवान शिव कितने अच्छे भगवान हैं, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए आप तो विवाह करवा देते हैं दोस्त। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भगवान शिव के पास जा करके जो है कि उन्हें एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और जो है कि कहिए कि हे प्रभु हमारा भी काम होना चाहिए। तो अब सोचिए कि जो एक लोटा जल से विवाह करवा दे, तो वो 12 वर्ष का एक बच्चा त्रिकुट पर्वत में तपस्या कर रहा है, तो वो तो भाई कुछ कर सकते थे। बहुत दयालु है भगवान शिव जी। तो अब आप समझिए कि अब जब 14 बार डमरू बजाते हैं, उसी डमरू की 14 ध्वनियों से स्वर की उत्पत्ति होती है, माने वर्णों की उत्पत्ति होती है। वो 14 ध्वनि क्या थी, चर्चा हो चुकी है संस्कृत में, लेकिन रिविजन करते रहा हूँ। अयुड़, रेल रे, एयों, अयोच, हयवरट, लड़, अमंगणम, झवय, गढ़धस, जब गढ़धस, खफ छटक चढ़ता हो, कपय, ससर, हल। ठीक, ये 14 ध्वनियों से ही हमारे स्वर व्यंजन की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछे कि स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि के महाश्वर सूत्र से। लेकिन अगर आपसे यह कोई पूछे दोस्त
कि क ख, क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ आएगा, घ के बाद अंग आएगा, माने यह सीरियल किसने बताया? तो इसका जवाब क्या है दोस्त? काका कालेलकर। काका कालेलकर ने क ख को लिखने का तरीका बताया, इसलिए क ख का जनक काका कालेलकर को हम कहते हैं दोस्त। ठीक, लेकिन पाणिनि ने क्या बता दिया? अयुण उन्होंने कह दिया, अ ई उड़। उन्होंने कहा कि अ के बाद ई आएगा, ई के बाद उ आएगा। अयुण रिल रिक, उन्होंने क्या कहा कि री आएगा, ली आएगा, फिर क आएगा। लेकिन उन्होंने क्रमबद्ध लिखने की व्यवस्था दोस्तों ने बताया था, इसलिए हमें क्रमबद्ध लिखने की व्यवस्था में काका कालेलकर नहीं बताया है। इसलिए स्वर व्यंजन का जनक महर्षि पाणिनि और क ख को सीरियल से लिखने की व्यवस्था अर्थात क ख का जनक काका कालेलकर आज ही कहेंगे। ठीक दोस्त, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा पॉइंट होगा, अब आप जान गए कि हिंदी की उत्पत्ति से लेकर के ये अब वर्णमाला में जो वर्ण है, वर्णमाला में जो वर्ण है, तो वर्णमाला के भी 4 अंग होते हैं, सॉरी व्याकरण के 4 अंग होते हैं, बताए थे 4 अंग के बारे में, वर्ण शब्द पद वाक्य। ठीक, तो वर्ण शब्द पद वाक्य होते हैं। स्वर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, व्यंजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट आता है वर्णमाला का प्रकार भी आप जान गए, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब वर्णमाला की संख्या कितनी है? वर्णमाला की संख्या देखिए दोस्त, परंपरागत वर्णमाला की संख्या 46 मानी जाती है, और कुल या मुख्य भी इसे कहते हैं, कह सकते हैं, मुख्य संख्या परंपरागत संख्या को 46, और कुल संख्या कितनी होती है दोस्त? कुल संख्या होती है इसकी 52। ठीक, अब होती कैसे है 52, इसको आप देखेंगे। होती कैसे है 52, इसको आप देखेंगे। जो व्यंजन होता है, व्यंजन की चर्चा हमने कर दिया है कि व्यंजन की मुख्य व्यंजन की संख्या 35, और स्वर की संख्या दोस्तों मुख्य 11। ठीक, अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह के बारे में बताया था कि इसकी संख्या, जो ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है न व्यंजन है, अब चूंकि वो स्वर भी नहीं है व्यंजन भी नहीं है, लेकिन अब उन वर्णों को वर्णमाला में तो रखा ही जाएगा वही, तो अयोगवाह की संख्या दो होती है। उसके बाद में उक्षिप्त वर्ण होते हैं, जो अड़ह की चर्चा हुई थी, अभी उसके बारे में बताएंगे आपको, इनकी संख्या 2, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4, वही छत्र ज्ञ और स्र। तो देखिए 3 है 4, 4 तो 6, 6 2 8, और 8 4 12 के 2, और 3 1 4 और 1 5, तो इसमें देखिए अब 52 हो जाता है। तो वर्णमाला की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत कहेंगे कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। परंपरागत या मुख्य संख्या 46 क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो ये अयोगवाह है, अयोगवाह और उक्षिप्त, ये 2 जो है नहीं जोड़े जाते। जो परंपरागत वाले वर्ण होते हैं इसमें ये 4 नहीं जोड़े जाते, तो इसमें 52 में से जब 4 चला जाएगा, और जो है कि इसमें परंपरागत वर्णों की संख्या तब 46 हो जाती है जाकर के। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह जो हैं, इन दोनों को परंपरागत में नहीं लिया जाता। उचित तो ये 4 और 2 6 घट जाते हैं, तो जब 52 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 46 बचेंगे। ये 46 परंपरागत होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि स्वर वर्णमाला का प्रकार आप समझ गए कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थोड़ा ऋण के बारे में आपसे हम चर्चा कर दें, जो उचित व्यंजन है। जो उचित व्यंजन है, उचित व्यंजन यही अड़ को कहते हैं। इनका नाम क्या है? अड़ और ढ। अड़, जैसे सड़क, चढ़, पढ़, ये अड़ है। और जो आप वर्णमाला व्यंजन पढ़ते हैं वो ड ढ है। ड ढ और ड़ ढ, ड ढ और ड़ ढ। ठीक, तो इसे इनके कई नाम हैं। इनका नाम है उक्षिप्त व्यंजन या उक्षिप्त वर्ण। दूसरा है विकसित, अगला है द्विगुण,
अगला है द्विस्पृष्ट। तो इनके यही सब नाम है और इनको कम से कम आप एक नाम से जरूर जानते रहे कि अड़ड़ हैं और इनको जो है कि 4 नामों से जानते हैं, लेकिन आपने इनके नाम एक जानते रहे। कभी कभी परीक्षा में जो स्पर्श व्यंजन का जो संख्या पूछता है दोस्त, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम आपसे 25 बताए हैं, लेकिन जब अड़ड़ और 2 जोड़ लेते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, जो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, लेकिन इस पर जो उचित व्यंजन है तो उसको अगर ले लेते हैं तो इसकी संख्या 27 हो जाती है। तो कभी कभी हमारे विकल्प में दिया होता है कि 27, 25, तो जो अगर 27 रहेगा तो 27 पे ही क्लिक करेंगे, ना कि 25 पे। अगर 25 और 27 दोनों है तो, और अगर सिर्फ 25 और 27 है तो आप 25 पे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस पर आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होता है इसमें देखिए क्या होता है। क से म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका एक नाम और है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय, ठीक। अब जो यार लवा है, इसके 2 नाम हैं। इसका पहला नाम है अंतस्थ व्यंजन और इसको जो है कि अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर, ठीक। और जो तीनों श है, तालव्य समूर्धन्य स, इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं या संघर्ष स्पर्शी कहते हैं, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन, ठीक। जो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र है, इसके भी 2 नाम हैं। पहला है संयुक्त और दूसरा है मिश्रित व्यंजन या मिलावटी या मिश्रित व्यंजन, ठीक है। तो कहीं पूछ लेता है कि संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन है, मिश्रित व्यंजन कौन है और स्वर कौन है। वर्गीय जो है कि व्यंजन को स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन पूछ लेता है तो आप भ्रमित ना हो, इसलिए हमने बता दिया। अच्छा, एक बात और, जो स्वर है दोस्त, स्वर में भी अर्ध स्वर होता है। तो ए, ओ और अंग, ए और अंग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अर्ध स्वर, ठीक है। ए ओ और अंग को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इन्हें हम कहते हैं दोस्त संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा कि जो छ है, तो छ कैसे बना है, आपने पढ़ा कि क प्लस श बराबर छ बना है। उसी प्रकार से जो अ है, अ प्लस अ बराबर आ बना है। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ऐसे भी ये सब जो है कि इन सारे स्वर जो है संयुक्त स्वर बने हुए हैं। ये कैसे बना है दोस्त? अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है। अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है दोस्त? ओ होता है। अ प्लस ए बराबर अ होता है और अ प्लस ओ बराबर क्या होता है दोस्त? ओ होता है, ठीक। तो ये जो चारों हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्त? इन्हें संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि गुण संधि और ब्रिज संधि, गुण संधि और ब्रिज संधि में इन चारों स्वरों का वर्णन होता है, इसलिए हम इसे संधि स्वर भी दोस्त कहते हैं, ठीक। इसकी चर्चा हमने वर्णमाला में इसलिए की क्योंकि वर्णमाला के ही तहत सब आते हैं, न कि स्वर के अंतर्गत, ठीक। तो ए ओ अंग को अर्ध स्वर कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, और औ को संधि स्वर कहते हैं। ये भी आपके दोस्तों दिमाग में रहे, ठीक। आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे कि स्वर व्यंजन का सीरियल क्या है, स्वर और व्यंजन का सीरियल क्या है। यह परीक्षा में कई बार पूछा है। जैसे आपने देखा कि छ कैसे बना? छ कैसे बना? क और प्लस श बराबर क्या बना? छ बना, ठीक। त प्लस र बराबर क्या बना? त्र बना,
ज प्लस य बराबर क्या बना, ज्ञ बना। ठीक है, आप समझते रहेंगे। और श प्लस र बराबर क्या बना, स्र बना। ठीक है, तो कभी कभी 2008 की पीसीएस की परीक्षा में यहाँ प्रश्न पूछा था कि क के बाद कौन सा अक्षर आता है। ठीक, आपके दिमाग से तुरंत निकाल दीजिए कि क के बाद अगर ख होता दोस्त तो वह जो है कि पीसीएस वालों से परीक्षा में न पूछता, वह एलकेजी का क्लास नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है कि क के बाद छ होता है, क के बाद छ होता है, त के बाद त्र होता है, और ज के बाद ज्ञ होता है, और श के बाद स्र होता है। यह अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप किसी बुक स्टॉल पे चले जाएंगे और वहाँ पे मांगेंगे, जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से हिंदी का शब्दकोश होता है, हिंदी का शब्दकोश आप मांगेंगे तो शब्दकोश मांगते ही आप तुरंत जो है कि विषय सूची देखेंगे तो क के बाद ख नहीं लिखा होगा, क शब्दों के बाद वह जो है कि छ का दिया है, छत्री। त के बाद थ नहीं दिया है, त के बाद त्र के शब्दों का कोश दिया है, और ज के बाद झ नहीं दिया है, ज के बाद ज्ञ के शब्दों का कोश दिया है। फिर तालब स के बाद मूर्धन्य स दे करके तालब स के बाद स्र के शब्दकोश का जो है कि विन्यास दिया है दोस्त। इसलिए आप यह जानते रहेंगे कि क के बाद छ, त के बाद त्र, ज के बाद ज्ञ और स के बाद स्र आता है। ठीक, और जो स्वर होता है, स्वर के बारे में आपसे चर्चा करते हैं कि जो स्वर होता है सबसे पहले स्वर में अंग लिखा जाता है, अंग के बाद अह लिखा जाता है, तब अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ तब लिखा जाता है दोस्त। ठीक, आप यह जानते हैं कि यह आपको साधारण पुस्तकों में नहीं मिलेगा, आपको उसी जो है शब्दकोश में ही मिलेगा। अब देखिए परीक्षा में कई बार पूछा है कि अ के पहले कौन सा वर्ण होता है या अंग के बाद कौन सा वर्ण होता है, तो आप तुरंत जान गए होंगे कि अ के बाद अंग होगा और अंग के पहले अ होगा। ठीक है, और अ के पहले अ होगा, लेकिन नहीं दोस्त। क्यों? क्योंकि अ माने कुछ नहीं होता, अ माने कुछ नहीं होता। आप जब क ख या जब बहुत छोटे क्लास में रहे होंगे तो आपने कहरा पढ़ा होगा कि अह का स्थान है खाली, बच्चों बजाओ ताली। आपने पढ़ा है, तो आपने यह पढ़ा है कि अह का स्थान है खाली, तो यहाँ दोस्त भले लिखा है लेकिन इसका स्थान खाली है। क्यों? क्योंकि अह माने कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अह माने कुछ न होने के कारण यहाँ लिखे होने के बावजूद भी यह स्थान खाली है दोस्त। तो अगर आपसे कोई पूछे या परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आया है कि अ के पहले कौन सा वर्ण होता है तो अंग होता है, और अंग के बाद कौन सा वर्ण होता है तो भी अ होता है। ठीक है दोस्त, तो आप यह समझ गए। तो हमने अब शब्दकोश में स्वर और व्यंजन को के लिखने का तरीका बता दिया है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसमें होते हैं। ठीक, अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्त कुछ वर्गों का। जो क वर्ग होता है, क वर्गों को जिह्वा मूली वर्ग भी कहते हैं। ठीक, जो क वर्ग होता है, क वर्ग का एक नाम और है जिह्वा मूली वर्ग, जिह्वा मूली वर्ग। ठीक, जो च वर्ग है, च वर्ग का नाम है संघर्षी वर्ग, संघर्षी वर्ग। ठीक, तो संघर्षी वर्ग भी आपने पढ़ लिया, और जो है कि जिह्वा मूली वर्ग भी पढ़ लिया। अंतस्थ को जानते हैं, क्या स्वर कहते हैं, संयुक्त को मिश्रित कहते हैं, और उस व्यंजन को, जो उस व्यंजन होते हैं इन्हें आप जानते हैं कि उस व्यंजन कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। इसको दोस्त स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा में पूछता है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है। ठीक, जिह्वा मूली वर्ण कौन है, तो इस तरह के परीक्षा में आपसे पूछ देते हैं। ठीक, आगे हम आपको बता दें, जो पिछले वीडियो में दोस्त छूट गया था उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार की हम चर्चा जो है थोड़ा सा कर देते हैं दोस्त, कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, उच्चारण स्थान के आधार पर
वर्गीकरण। ठीक है, आप दो कॉलम देखेंगे, इसमें लिखेंगे वर्ड और इसमें लिखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्त, तो पहला क्या है, क वर्ग अंग अ आ ह, इसके उच्चारण स्थान क्या है दोस्त, कंठ। दूसरा है च वर्ग ए य और श, इसके उच्चारण स्थान क्या है, इसके उच्चारण स्थान है तालु। अगला है ट वर्ग री र श, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगला है त वर्ग लिरी ल और स, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत अर्थात दांत। प वर्ग ओ, इसका उच्चारण स्थान है ओठ। सॉरी अको विसर्जनाम कंठ, ईचुयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, लृतुरसानाम दंत, उंगुपध्यानाम ओष्ठ, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठ, उदौतो कंठोष्ठ, वकारस दंतोष्ठ, अमंगण्डानाम नासिका च, अंग ञ अण न म, का उच्चारण स्थान क्या है, नाक। ठीक, और ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक दोस्त, तो अकु विसर्जनाम कंठ, और क वर्ग अंग अ आ ह का उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग अर्थात च छ झ ञ, ई य श का उच्चारण स्थान तालु है। ट ठ ढ ढ़ री र श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त थ द ध न ली ल स का उच्चारण स्थान दांत है। प फ ब भ म उ का उच्चारण स्थान ओठ है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। और अंग इया अड़ न म का उच्चारण स्थान नाक है। और ल का उच्चारण स्थान पार्श्विक है। पार्श्विक मतलब क्या होता है दोस्त, जैसे ल को हम लोगों को ऐसे बोलना चाहिए, तो कहने से यहाँ गलफड़ों के बीच से जो हवा निकल रही है उसे दोस्त पार्श्विक कहते हैं, कि गलफड़ों के बीच से पार्श्विक पास लेते हुए हवा निकलती है दोस्त। तो जैसे इसमें हवा निकलता है तो इसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक, तो ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब दूसरा वर्ण है आपका र। देखिए र को क्या कहते हैं, र को लुंठित, प्रकंपित, लोढ़ित, ताड़नजात, जिह्वा कंपी, ठीक, के नाम से हम जानते हैं। र का दोस्त इतना नाम है, इतने नाम में से आप याद कर लेंगे। र का नाम क्या क्या है, लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण, लोढ़ित वर्ण, ताड़नजात वर्ण, जिह्वा कंपी वर्ण। ठीक, क्योंकि र ही ऐसा वर्ण है कि हमारा पूरा हमारे मुंह पूरे झन्ना जाते हैं र कहने में। ठीक, तो अगला है आपका र के नाम लुंठित, प्रकंपित, लोढ़ित, ताड़नजात और जिह्वा कंपी। अब र के प्रकार बताइए। र देखिए दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। पहला रयः, दूसरा रयः,
तीसरा रयः, चौथा रयः और पांचवा रयः। इस र को ऐसे लिखते हैं जैसे राम, इस र को लिखते हैं जैसे वृष, इस र को लिखते हैं जैसे कर्म, इस र को लिखते हैं जैसे कृष्ण, इस र को लिखते हैं जैसे ट्रक। ठीक है दोस्त, तो इसमें इसका नाम है साधारण र, इसका नाम है निम्न रेफ, इसका नाम है ऊर्ध्वरेफ, इसका नाम है पादरेफ, निम्न साधारण रया है, यह है निम्न रेफ, यह है ऊर्ध्वरेफ और यह है पादरेफ और यह है अधोरेफ, अधोरेफ। ठीक, तो ये 5 प्रकार के र है दोस्त। ठीक, तो इन 5 प्रकार के र के बारे में हमने आपसे बता दिया। अब एक पॉइंट और बचा है इसमें, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। यह दोस्त कि जो इसमें जो पहले शुरू में कुछ वर्ड ऐसे थे कि उन्हें सुधार करके फिर से लिखा गया, यह भी परीक्षा में कई बार दोस्त पूछा है, तो उसकी भी आप चर्चा कर लें। ठीक, मानक वर्ड के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक, तो मानक वर्ड 2 का नाम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे मानक वर्ण। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे नया वर्ण, या इसे लिख लेंगे पुराना वर्ण। ठीक, तो सबसे पहले अ दोस्त ऐसे लिखा जाता था। ठीक, लेकिन अब ऐसे लिखा जाने लगा, इसे मानक वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है झ, अब ऐसे लिखा जाने लगा, लेकिन पहले झ ऐसे लिखा जाता था। ठीक, अगला है ख आपका, अब ऐसे लिखा जाने लगा, पहले आपका ऐसे लिखा जाता था। अगला है अड़, आपका ऐसे लिखा जाने लगा, लेकिन पहले ऐसे लिखा जाता था। अगला है ध, आपका ऐसे लिखा जाने लगा, लेकिन पहले ऐसे लिखा जाता था। अगला है श, आपका अब ऐसे लिखा जाने लगा, लेकिन पहले ऐसे लिखा जाता था। श के बाद छ, छ आपका अब ऐसे लिखा जाने लगा, लेकिन दोस्त पहले ऐसे लिखा जाता था। छ के बाद आखिरी वर्ड आपका है ल, आपका ऐसे लिखा जाने लगा, लेकिन पहले ऐसे लिखा जाता था। ठीक, तो यह नया वर्ड, यह नए वर्ड हैं, अब ये मानक वर्ड हैं, अर्थात पहले ऐसे माना जाता था, लेकिन अब ऐसे माना जाने लगा। ठीक है दोस्त, तो एक चीज़ का वर्ड हम आपको और बता दें। जैसे मान लीजिए एक बार परीक्षा में आया था कि लिखा था कि जैसे फ्रॉक या कॉलेज, ठीक है, या डॉक्टर, तो यह परीक्षा में पूछ दिया था दोस्त, डॉक्टर शब्द दिया था और कह दिया था कि यह जो अर्धचंद्र, जो चंद्र लगा है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहाँ का है, उर्दू का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है। तो दोस्त यह न हिंदी का है, न उर्दू का है, न संस्कृत का है, यह अंग्रेजी की एक ध्वनि है, अंग्रेजी की एक ध्वनि है, जिसकी अंग्रेजी ओ होता है। जैसे ड लिखा है तो डी ओ होगा, फ्रा लिखा है तो FRO होगा, का लिखा है तो CO होगा। ठीक है, तो इस तरह के आप शब्दों में नहीं भ्रमित होंगे, क्योंकि जो चंद्र बिंदी होता है यह तो हिंदी में है, लेकिन जो सिर्फ चंद्र होता है वह अंग्रेजी की एक ध्वनि होती है। ठीक है दोस्त, तो हमारा लगभग वर्णमाला का चैप्टर जो समाप्त हुआ। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त, तब तक आप जो है कि हिंदी पाठशाला चैनल से जुड़े रहिए और इसे पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, मिर्ज़ापुर में एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्त जो आपको 2 क्लास देता है, हिंदी और संस्कृत, और
इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आप किसी परीक्षा में हिंदी और संस्कृत से की समस्या कुछ नहीं होगी दोस्तों। मैं आगे आप लोगों को लाइव क्लास दे करके टेस्ट भी करवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ चैप्टर पढ़ा लेने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, एकदम इंजॉय से रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई खूब करते रहिए। ठीक है दोस्त, अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।